अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम डेंटल बॉक्स। ये वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें आप देखते होंगे सामने एक पिक्चर चल रही है थंबनेल के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किसी सीनियर ने दिए हुए हैं, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स हार्डली डिस्कस करूँगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, फिर बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सामने आपके पिक्चर चल रही है, इसमें मैंने इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन डिस्कस की है, नीडल स्टिक इंजरी बताई है, और इसमें हम लोगों ने साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें देखी हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सिर्फ मैं वही चीज़ें डिस्कस करूँगी जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो नहीं बनाई हुई। मोस्ट टॉपिक्स मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, सो लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। Okay, now moving towards the vaccination and immunization, right? In this, we're going to learn how actually vaccine works, what are the routes, how long it's effective, and the available vaccines. Now, moving towards this, we'll first learn that what actually vaccination and immunization is. अपने माइंड में आप लोगों ने चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एक ही चीज़ होती है, राइट? जब हम वैक्सीनेशन देते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनाइजेशन डेवलप करती है। मेन मकसद हमारी बॉडी का ये है कि उस चीज़ जो हम वैक्सीन दी है या जो भी डिजीज़ है उसके अगेंस्ट बॉडी फाइट करे। ठीक है, अब वैक्सीनेशन में क्या है कि इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू हेल्प इम्यून सिस्टम टू डेवलप प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। वैक्सीनेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट हो जाएं। ठीक है, एंड इम्यूनाइजेशन में क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी मेड इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शियस डिजीज़ बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। इन दोनों का अगर हम क्रक्स देखें तो यही है कि हम लोगों को अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है बाय डेवलप्ड एंटीबॉडीज़, राइट? आई होप सो इससे बात क्लियर होगी। इन दोनों का मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। मूविंग टूवर्ड्स अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में होती है, वन इज़ innate immunity and adaptive immunity, right? Then we have active immunity and then we have passive immunity. अब इन सब के लिए सब में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। इम्यून सिस्टम का ही मोस्टली सारा काम है कि कैसे उसने रिएक्ट करना है। इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इम्यून सिस्टम में बस आ जाता है स्प्लीन आ जाता है, बोन मेरो आ जाता है। ठीक है, हमारे पास वो स्प्लीन, बोन मेरो, थाइमस आ जाता है, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। ये सब हमारे इम्यून सिस्टम की चीज़ें हैं जो कि जब हम कोई डिजीज़ होती है, जब भी हम कोई वैक्सीन देते हैं उसके अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि वैक्सीन एक्चुअली काम कैसे करती है। ठीक है, और वैक्सीन में होता क्या है? वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन हमारे पास होता है वायरसेस की फॉर्म में होती है वैक्सीन, या बैक्टीरियाज होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? अब अगर हम वायरस और बैक्टीरिया इंजेक्ट करेंगे बॉडी में तो डिजीज़ कॉज कर देंगे? नहीं, जो हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं ये हमारे पास होती हैं वीक फॉर्म में, वीक इनएक्टिव फॉर्म होती है इनकी, और दे माइट बी डेड, राइट? ये फॉर्म होती है। तो ये फॉर्म जो होती है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसीलिए इसको हम बॉडी में डालते हैं एज अ वैक्सीन। ठीक है, ताकि बॉडी उसको डिटेक्ट कर ले और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ले। ठीक है, कि जब बाद में कभी कोई डिजीज़ हो तो हमारी बॉडी में उसके मेमोरी सेल्स पड़े हुए हों, वो दोबारा से उसमें फाइट करके डिजीज़ से बच जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं विल लर्न कि एक्चुअली काम कैसे करती है ये वैक्सीन, राइट? यहाँ हम लोगों ने जब इंजेक्ट की वैक्सीन, IM दी रूट्स में, आई टेल यू द रूट्स क्या होते हैं इसके। IM रूट होता है इसका, ठीक है। डर्मल दे सकते हैं हम लोग, ट्रांसडर्मल दे सकते हैं, इंट्रानेज़ल दे सकते हैं, राइट, और ओरल दे सकते हैं। ये है, हम लोगों ने वैक्सीन इंजेक्ट की जो कि वायरसेस और बैक्टीरियाज में से कुछ भी हो सकता है, वो वीक होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम लोगों ने वैक्सीन दी, वो जब बॉडी में आई तो एंटीजन डिटेक्ट कर लिया हमारी बॉडी ने, एंटीजन डिटेक्ट कर लिया। किसने डिटेक्ट किया? बी लिम्फोसाइट, जो कि इम्यून सिस्टम का मेंबर है। ठीक है, उसने चेक किया बी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद क्या हुआ? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू अटैक वैक्सीन और टू अटैक द एंटीजन। This then decreases the risk of infection by working with the body's defense mechanism.
it weakens the risk of infection to develop by this we develop immunity against this specific vaccine. This is how vaccine works. तो देख लिया कि कैसे ये सब प्रोसेस होता है, जब हम वैक्सीन देते हैं कैसे बॉडी अटैक करते हैं एंटीजन को, कैसे एंटीबॉडी बनती है. अब एक्चुअली होता क्या, एंटीबॉडी बन जाती है और कब तक बनती रहती है ये हम देखते हैं. इसमें क्या होता है कि जब हम लोगों ने वैक्सीन देते हैं ना तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, ठीक है. एंटीबॉडी के साथ साथ मेमोरी बी सेल्स बन जाते हैं, मेमोरी बी सेल्स बनते हैं. ये फ्यू वीक्स तक बनते रहते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद. अब क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ है ना वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती हैं या डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है. जो एंटीबॉडीज़ है ना वो ग्रेजुअली डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं, ग्रेजुअली डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है. जो मेमोरी बी सेल्स हैं ना, मेमोरी बी सेल्स हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं फॉर ईयर्स, ठीक है. यहाँ से बात समझ आ जाएगी कि वैक्सीन देने का मकसद क्या है, ठीक है. वैक्सीन हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, देख लिया कि वैक्सीन कैसे फंक्शन करती है. वो एंटीबॉडीज़ बनाती है और उसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. अब वो तो हमारे पास ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी एक, जो हमारी बॉडी ने पहले देख ली कि अगर ये वाला एंटीजन आएगा तो हमें इसको फाइट करना है, एंटीबॉडीज़ बनाने हैं, ठीक है. वो उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है बॉडी की. अब बॉडी ने एंटीबॉडीज़ भी बनाए हैं उसके अगेंस्ट और मेमोरी बी सेल्स भी बनाए हैं, ठीक है. एंटीबॉडीज़ तो बनाना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते, पर मेमोरी जो बी सेल्स पड़े हुए हैं ना ये हमें हेल्प करते हैं कि अगर बाद में 3-4 साल बाद भी में कोई यही डिजीज़ होगी ना जब कभी, तो हमारी बॉडी में उसकी मेमोरी सेल्स पड़े हुए होंगे, तो ये बॉडी को फिर वो करेगी, वो भेजेगी, एक ऑर्डर भेजेगी कि ये वही डिजीज़ है तो वही से एंटीबॉडीज़ निकालो जो हमने उस वक्त बनाई, तो तुम्हारे पास पड़ी होंगी ना मेमोरी बी सेल्स की वजह से. तो दिस इज़ हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स, राइट. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास हमने किस किस टाइम पे कौन कौन सी वैक्सीन देनी है. जब एट बर्थ हम लोग देते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ठीक है. फिर हम लोग आगे से हमारे पास 2 मंथ्स में देते हैं, 4 मंथ्स में देते हैं, 6 मंथ्स में देते हैं, 12 मंथ्स में देते हैं, हम फिर 15 मंथ्स में देते हैं, 6, 12, 15, फिर हम 18 मंथ्स में देते हैं, ठीक है. ये मंथ्स में हम लोग देते हैं वैक्सीन इस तरह से, ठीक है. बर्थ पे हम लोग देते हैं हेपेटाइटिस बी की, फिर आगे हम लोग मंथ्स में आ जाते हैं, ठीक है. ये वही जो हिफाजती टीके वगैरह करती है ना माएँ के लगवाने, वो यही चीज़ है. 2 मंथ्स में हम लोग देते हैं डिफ्थीरिया, टेटनस और पर्टुएसिस की, फिर डिफ्थीरिया, टेटनस और पर्टुएसिस की, फिर 6 मंथ्स में भी डिफ्थीरिया, टेटनस, पर्टुएसिस की. 12 मंथ्स में हम देते हैं मम्स, मीजल्स और रुबेला की. फिर 15 मंथ्स में हम देते हैं डिफ्थीरिया, टेटनस, पर्टुएसिस की. 18 मंथ्स में हेपेटाइटिस ए की, ठीक है. फिर 4 to 6 ईयर्स पे हम लगवाते हैं, ठीक है, डिफ्थीरिया, टेटनस और पर्टुएसिस की, ठीक है. ये आप लोगों ने चीज़ें याद रख लेनी, इस तरह से हम लोग देते हैं. अब अगली बात ये तो हम लोगों ने कर लिया है, तो हम लोग देते होते हैं, ठीक है. अब आगे बात आ जाती है कि कब तक ये रहती हैं, इनका फंक्शन कब तक रहता है. हाउ लॉन्ग वैक्सीन इफेक्टिव, हाउ लॉन्ग वैक्सीन इज़ इफेक्टिव. अब जो हेपेटाइटिस बी की है ना वैक्सीन, ये देखें, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हम लोगों ने लगवाई थी एट बर्थ, ठीक है. हेपेटाइटिस बी की एट बर्थ लगवाई थी. ये वैक्सीन एक्टिव रहती है 20 ईयर्स तक, ठीक है. मीज़ल्स की जो है, मीज़ल्स, मम्स और रुबेला, ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने लगवाई है मीज़ल्स, मम्स और रुबेला के 12 मंथ्स पे, ठीक है. और ये कब तक एक्टिव रहती है, लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है. उसके बाद जो मम्स आ रहती है ये ग्रेटर दैन 10 ईयर्स रहती है, और जो रुबेला की है वो ग्रेटर 10 to 15 to 20 ईयर्स तक रहती है. ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने जो देने, जो बाकी मैंने प्रोसीजर बताया कि हाउ इट वर्क्स वो आपकी वैसे समझने के लिए. बाकी ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कौन सी हम लोगों ने किस वक्त किस महीने में कौन सी लगानी होती है, वैक्सीनेशन देनी होती है, और ये कितने अर्से तक रहती हैं, ठीक है. आई होप सो इससे थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा. कुछ भी समझ आया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, अब इस जो स्केड्यूल हम देखे हैं वैक्सीनेशन का, ये वाला स्केड्यूल इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. और इस स्केड्यूल में, पाकिस्तान स्केड्यूल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम एट बर्थ BCG लगाते हैं, साथ में पोलियो की देते हैं, ठीक है. तो ये दोनों आप लोगों ने ज़रा देख ली, दोनों में डिफरेंस. अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो आपने बताना दोनों में, बस ये बता देना कि हमारी पाकिस्तान में क्या लगती है एट बर्थ और बाहर क्या लगती है, ठीक है. वो दोनों हम देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं. अब ये मैंने आगे एक पिक्चर लगाई, इसको देखें. इसमें यह है कि हम एट बर्थ BCG दे रहे हैं, पोलियो दे रहे हैं. अभी पोलियो हम रिपीट करें 6 वीक्स में, 10 वीक्स में और 14 वीक्स में, ठीक है. बस इतना सा फ़र्क है इन दोनों में. Okay, now we'll discuss the different methods of canal preparation while doing the root canal treatments.
बहुत सी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आप लोगों को मिलेंगी, बट जो क्लासिफिकेशन मैंने फॉलो किया या हमें फॉलो करवाई गई थी अपने एकेडमिक करियर में, मैं उसी को बताती हूँ, ठीक है। ये हम लोगों ने स्पेसिफिकली डिवाइड की हुई है 2 सब क्लासेस में, ठीक है। फर्स्ट इज़ द कोल्ड लैटरल टेक्निक, राइट, जो कि हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, हमारी कॉमन प्रैक्टिस में होती है। और दूसरी हमारे पास आ जाती है वार्म गटा पर्चा टेक्निक, ठीक है, वार्म गटा पर्चा टेक्निक, ठीक है। अब कोई भी अगर आपसे ये पूछना इंटरव्यू और वाइवा में कि कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट है, तो अभी तक कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो किसी ने कहा हो कि ये परफेक्ट है, ये बहुत अच्छी है। तो सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, कोई किसी में कोई ड्रॉबैक है, किसी में कोई ड्रॉबैक है। अब कोल्ड लैटरल टेक्निक में एक्चुअली क्या होता है कि ये तो बहुत सिंपल है, हम कॉमन ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग इसमें सबसे पहले ये होता है कि वो सब तो कुछ कर लिया, ओपनिंग कर ली और फाइलिंग क्लीनिंग शेपिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये सारी उसकी हैं जीपी सेलेक्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने वो सेलेक्ट करना है मास्टर जीपी, ठीक है, जीपी सेलेक्ट किया, मास्टर जीपी, ठीक है। मास्टर जीपी सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक्सरे लेना है, एक्सरे लिया, देख लेना हम लोगों ने कि वो सही एपिकल स्टॉप तक गया हुआ है कि नहीं। उसको हम लोगों ने क्या करना है, वॉल्स को कोट करना है सीलर के साथ, कोट वॉल्स विद सीलर। सीधा कोट करने के बाद हम लोगों ने जीपी को कंडेंस करते जाना है लैटरली, जीपी को करना है हम लोगों ने कंडेंस, वो भी लैटरली कंडेंस करना है 20 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। फिंगर स्प्रेडर के साथ ऑब्वियसली कंडेंस करते 20 सेकेंड्स के लिए, और इस तरह से हम लोगों ने करते करते डालते रहना है। और जो एक से बाद में जो जितना भी बंच बनता है उसको हमने ऊपर से कट कर देना है, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है। जो वार्म गटा पर्चा टेक्निक है ना, फर्दर डिवाइड हम करते हैं इसको वर्टिकल कंपैक्शन में, वर्टिकल कंपैक्शन टेक्निक आ जाती है, थर्मोप्लास्टिसाइज्ड आ जाती है, थर्मोप्लास्टिसाइज्ड टेक्निक, थर्मोप्लास्टिसाइज्ड इंजेक्टेबल आ जाते हैं, और कोटेड कैरियर्स होते हैं हमारे पास, वो आ जाते हैं, कोटेड कैरियर्स आ जाते हैं। ये वैसे इधर तो इतनी कॉमन प्रैक्टिस में नहीं होती, बहुत रेयर है, क्योंकि प्रैक्टिस करें इन सब के भी ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे इन कोल्ड लैटरल्स में बहुत सी चीज़ों के ड्रॉबैक्स हैं। इसमें ये क्या होता है, जो हमारे पास वर्टिकल कंपैक्शन में कि वर्टिकली कंपैक्ट करते हैं उसको, ठीक है। और कोटेड कैरियर्स में ये होता है कि एक हमारे पास कोर्स होते हैं जो कि मेटल्स और प्लास्टिक से कोटेड हुए हुए होते हैं, उसके ऊपर जीपी लगा हुआ होता है, ठीक है। फिर हम उसको डालते रहते हैं, पुश करते रहते हैं रूट कैनाल में, ठीक है। इसका ये ड्रॉबैक है कि इसके बाद ना एपिकल जो सील है ना, वो हमारी इतनी अच्छी नहीं रहती, ठीक है, पुअर एपिकल सील, ठीक है, इसका ये ड्रॉबैक है। और इंजेक्टेबल इसमें क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक इंजेक्टेबल्स में, इसमें ये हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं जो इरेगुलर कैनाल डिफेक्ट्स होते हैं, इरेगुलर कैनाल डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये उसमें हम लोग करते हैं। और इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि जब ये ठंडा हो जाता है ना, इसको तो हम गर्म करके डालते हैं ना, तो जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, बहुत सी और भी क्लासिफिकेशंस हैं, बट मुझे ये बहुत इजी लगती है, ये आराम से सब कुछ डिटरमाइन भी कर देती है और आपको समझ भी आ जाता है और आपको बताने में भी आसानी होती है। तो ये सिंपल से आप याद कर लें, अगर बाकी भी याद करें तो कर लें, वैसे वो भी मैं बता दूँगी आपको, ताकि आपको दोनों में देख लें कि आप कौन सी याद करनी है। Now move towards the other topic, that is needle stick injuries. इसमें मोस्टली यही पूछेंगे कि क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है हमने अगर हमें इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी हो कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, कि किस तरह की नीडल से हो सकता है, फैक्टर्स क्या हैं जिस पर डिपेंड करती है ये, प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है जब हमें ये इंजरी हो जाती है, और हाउ टू प्रिवेंट दिस इंजरी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन, बट एक्चुअली नीडल स्टिक इंजरी इट इज़ कॉज्ड बाय द नीडल दैट एक्सीडेंटली पंक्चर द स्किन, needle accidentally puncture the skin, right। अब नीडल्स कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे पास, ये एलए देते वक्त एलए की नीडल से हो सकता है, एलए की नीडल से हो सकता है, हमारे पास स्कैल्पल से हो सकता है, हमारे पास सूचर की नीडल से हो सकता है, वाइल ड्राइंग ब्लड हो सकता है, वाइल ड्राइंग ब्लड, आईवी कैथेटर से भी हो सकता है, और डिस्पोजेबल सिरिंज से भी हो सकता है, ठीक है। दीज आर ऑल द फैक्टर्स जिससे हो सकता है। अब कॉजेज़ क्या हैं, कॉज इसका ये है कि हमने उसको सीधा डिस्पोज नहीं किया, फेलियर टू डिस्पोज प्रॉपरली, राइट। इंजरी माइट हैपन वाइल रीकैपिंग,
while recapping, while RCT by reamers, वो भी लग सकते हैं हम लोगों को रीमर्स भी, और ट्रैश को हैंडल करते हुए भी लग जाती है एट टाइम्स, ठीक है। दीज आर द फैक्ट कॉजेज। नीडल्स ये नीडल लग सकते हैं, वो पूछ ले कि कौन कौन से नीडल्स होते हैं, तो सिर्फ ये एल देते वक्त ही नहीं हो सकता, बाकी टाइम भी आपको ये इंजरी हो सकती है, और ये कॉजेज हैं। फेलियर टू डिस्पोज वाइल रीपैकिंग RCT विद हेल्प ऑफ रीमर्स एंड वाइल हैंडलिंग ट्रैश, ठीक है। अब इसके बाद अब जब हम लोगों को हो गई ये नीडल स्टिक इंजरी, अब उसको क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं हम लोगों ने, कैसे करना है। सबसे पहले जब हम लोगों को खून लगती है एकदम से नीडल, ठीक है, खून निकल तो हम लोगों ने ब्लड निकालना है, पानी के नीचे ले जाना है, टैप चलानी है, अच्छी तरह से ब्लड निकाल जितना निकल सकता है, ठीक है। उस जगह को हमने सोप से धो लेना है, ठीक है, कोई दूसरी चीज़ नहीं लगानी, सोप से धो लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने रिपोर्ट करना है जाके हेल्थ स्टाफ को 24 आवर्स के अंदर अंदर। मैं यहाँ पर बताती हूँ, पहले हम लोगों ने ब्लीड करा लेना है उस जगह को, एनकरेज ब्लीडिंग, ठीक है, अंडर टैप वाटर, अंडर रनिंग टैप वाटर, ठीक है, अच्छी तरह से उसको हमने ब्लीड करा लेना है। फिर हम लोगों ने हेल्थ स्टाफ को रिपोर्ट करना है विद इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स। उसके बाद हम लोगों ने हम लोगों ने जब हम ट्रीट करते हैं ना, हर पेशेंट को समझना है कि उसको हेपेटाइटिस B या C है, ऐसे ही पेशेंट को ट्रीट करना है, सारे प्रोटोकॉल्स लेने होते हैं हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, हमने उसको हेल्थ स्टाफ के पास लेना 24 आवर्स के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने जब भी कोई पेशेंट आता है ना क्लिनिक में, उसको ऐसे ही हमें ट्रीट करना है, और ख़ुद भी ऐसे ही प्रोटोकॉल लेने हैं हम लोगों ने। अपनी जो प्रोटेक्टिव किट्स पहनी है कि उसको कोई ना कोई मसला हेपेटाइटिस B है, उसको या हेपेटाइटिस C है, इस तरह से लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स नहीं बताते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हेल्थ स्टाफ को रिपोर्ट करना 24 आवर्स के अंदर अंदर, और पेशेंट का हम लोगों ने ले लेना है ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल पेशेंट का भी ले लेना है, अपने स्टाफ का भी करवाना है और अपना भी करवाना है, ठीक है, ये सब करवाना है। फिर हम लोगों ने वैक्सीन का फॉलोअप करना है, वैक्सीन का फॉलोअप। Now moving towards the adrenaline adverse effect on hypertensive patients. In this, I'm going to explain you guys first what adrenaline is, how it acts on our body, what is the function of it, what are the diseases that are treated by adrenaline, what are the side effects and routes, and what is the relation of dentist with adrenaline, right? अब ये हम देखते हैं what adrenaline is. First of all, adrenaline is also known as epinephrine. Adrenaline is also known as एपिनेफ्रीन। आई नो ये थोड़ा टॉपिक नहीं है ये तो, बट इस टॉपिक में जाने से पहले हम लोग अगर ये चीज़ें देख लेंगे तो हम आराम से उस टॉपिक की जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। हमें किसी भी तरह से घुमा फिरा के कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो हमें पता होगा, बैकग्राउंड नॉलेज होगी, तो हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना बिल्कुल मेन से लेके जाना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह से कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। Adrenaline is also known as epinephrine. It is also secreted by our body. ये हमारी बॉडी में एक हार्मोन भी है जो कि एड्रेनल मेडुला से निकलता है, एड्रेनल मेडुला से भी एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा से, मेडुला ऑब्लिंगेटा से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज मेडिकेशन, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब ये हार्मोन है तो कैसे एक्ट करता है, ये सिंपैथेटिक हार्मोन है, ये फाइट और फ्लाइट कंडीशन है बॉडी से रिलीज़ होता है, फाइट एंड फ्लाइट के कंडीशन, दैट इज़ अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट एक्ट ऑन हार्म एड्रेनोसेप्टर्स पे एक्ट करता है, दैट इज़ द अल्फा एंड द बीटा रिसेप्टर्स, इस पर जाके एक्ट करती है एपिनेफ्रीन। इसके लिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आप लोगों ने वो जाके देखनी है तो ज़रूर देखिए, उससे बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट, एपिनेफ्रीन इज इक्वल टू neurotransmitter that acts on the adrenoreceptors that are sympathetic receptors होते हैं, फाइट और फ्लाइट में जो फंक्शन करते हैं, मेडिकेशन के भी तौर पे यूज़ होते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि बॉडी पे कैसे एक्ट करता है, इट्स एक्शन ऑन बॉडी। जब ये चीज़ें जब आप देखें तो आप खुद ही बता सकते हैं कि इसको हमने यूज़ करना है कि नहीं करना, और इसका क्या एडवर्स इफेक्ट है। इसका एक्शन ऑफ बॉडी पे ये कि इंक्रीज़ कर देता है हार्ट रेट, राइट, टेकी कार्डिया कर देता है, right, then it increases the blood flow to the muscles, increase the blood flow to muscles, it increases blood pressure, it increases blood sugar level,
It expands the airway, air passage tool of lungs, right? तो हम एस्थमा में भी यूज़ कर लेते हैं और प्यूपल की enlargement कराते हैं। ठीक हो गया, ये इसका एक्शन ऑफ बॉडी। आपको ये देखें, एक बंदा हाइपरटेंसिव है तो उसको हम ये देंगे तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट आएंगे, ये भी हम देख लेते हैं। ये उसका बॉडी में हमारा एक्शन ये था। अब हम इसको देखते हैं कि यूज़ क्या कुछ ट्रीट करता है ये। एड्रेनालिन ट्रीट्स, हम यूज़ करते हैं एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट करने में, एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट करने में, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स में देते हैं। सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है ना, तो वो उसके लिए भी यूज़ होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है वहाँ पे। और अस्थमा में जैसे हमने इसका इफेक्ट देखा था कि ये वो उसको करते एक्सपैंड करते हैं, इस पर तो उसमें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसका रूट क्या, हम किस किस रूट के वाया दे सकते हैं, ये हम देते हैं आईवी रूट के थ्रू, आईएम दे सकते हैं, इनहेलेशन के थ्रू दे सकते हैं, या अंडर द स्किन इंटरडर्मल दे सकते हैं, इंट्राडर्मल दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सिर्फ एड्रेनालिन के हम साइड इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, एड्रेनालिन के साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि ये एंजाइटी कराता है, इससे पेशेंट को एंजाइटी की कंप्लेंट होती है। पेशेंट कहता है पैल्पिटेशन हो रही है मुझे, ठीक है, स्वेटिंग होती है, इंक्रीज़ हो जाता है हार्ट रेट, टेकिकार्डिया, इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कराता है, पल्पिटेशन कराता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, हार्ट का जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाता है, एंड नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ठीक है, आप कोई देखें तो हम उसमें तो नहीं ना देंगे हाइपरटेंशन पेशेंट को, ये तो काम और ख़राब करा देगा। ठीक है, देखिए सारे एड्रेनालिन के साइड इफ़ेक्ट्स, तो इस साइड इफ़ेक्ट को देखने के बाद कभी हम ये वाला ड्रग दे सकते हैं उस पेशेंट में? नहीं। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपने उस बता देने कि ये सारे एडवर्स इफेक्ट है एड्रेनालिन के, तो हम इसलिए एड्रेनालिन नहीं देते हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। ठीक है, शेकीनेस पेशेंट कहता है मुझे हो रही है, पैल्पिटेशन की कंप्लेंट करता है, ब्लड प्रेशर उसका ऑलरेडी हाइपरटेंसिव पेशेंट ऑलरेडी इंक्रीज़ है, तो और इंक्रीज़ होगा तो हमारा तो काम ख़राब हो गया। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स आपने याद कर लेना, बता देना कि ये एडवर्स इफेक्ट है एड्रेनालिन के, तो इसलिए हम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में नहीं देते। एक मैंने एंड में कहा था कि डेंटिस्ट का क्या रिलेशन है एड्रेनालिन के साथ, ये होता है कि हम लोग एड्रेनालिन देते हैं, यूज़ करते हैं, हमारे एलए में होती है एड्रेनालिन एपिनेफ्रीन जो ना, तो उसमें हम देते हैं क्योंकि हमारा जो हमने ऑपरेटिंग टाइम है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा ऑपरेटिंग एरिया क्लियर हो जाता है। कैसे होता है कि वो ब्लड वेसल को तो नैरो कर देता है, ब्लड वेसल्स को, और एनेस्थेटिक एरिया थोड़ा हमारे पास टाइम लंबा हो जाता है। ठीक है, एंड कीप एनेस्थेटिक एरिया फॉर लॉन्गर पोजिशन, कीप एनेस्थाइजिंग द एरिया फॉर लॉन्गर टाइम, आराम से हम काम कर सकते हैं हम। ठीक है, वो ब्लड प्रेशर को नैरो करते हैं और उस जगह को एनेस्थेटाइज करें थोड़े लंबे टाइम के लिए, ताकि हम सुकून से काम कर सकें। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो आप लोगों ने देख लेनी है, और फिर अगर सवाल आए तो आई होप से बता सकते हैं। हाँ, इसकी एक्सक्रीशन होती है विया यूरिन। ठीक है, ये याद कर लेना है, और इसका रैपिड ऑनसेट होता है, एड्रेनालिन का रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, आई होप सो कि मैं थोड़ी बहुत कुछ समझा सकी हूँ आप लोगों को। कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे बता दें। मैं जल्दी मैं बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि ये पूरा है, मैं चाह रही हूँ कि एक ही वीडियो में ये हो जाए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि एक ही वीडियो में सारा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर।